हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमएस जेईई नीट टारगेट। आज के हम लोग इस सुंदर से इमेजिंग सेशन में 2020 में पूछे हुए टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। हम लोगों का मकसद यह नहीं कि 1 का 2 का भी 3 का सी याद कर ले। हमारा मकसद यह है कि आपको ऑब्जेक्टिव खेल से पूरा केमिस्ट्री को एक इमेजिंग टेक्निक के द्वारा रिवीजन करा दें ताकि आपका स्कोरिंग और बेहतर हो सके, आपका जो स्कोरिंग परसेंटेज है और बेहतर इम्प्रूव करें। और आई होप कि आप और डेली हमारा वीडियो अटेंड करते हैं तो आपका ये स्कोरिंग परसेंटेज बहुत ही अच्छा होगा। अभी हम लोग बिहार बोर्ड का देखा जाएगा, ऐसे ही करके बिहार बोर्ड हो गया, सीबीएसई हो गया, ऑल बोर्ड्स प्लस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो लाते रहेंगे लोग। पूरा फुल केमिस्ट्री और ऑल सब्जेक्ट टोटल सब्जेक्ट का इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज का इमेजिंग का सेशन स्टार्ट करते हैं। लोग बहुत ही इमेजिंग ये सेशन है और बस धैर्य बनाए रखें। तो ओके, लेट्स गो स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग आज का इमेजिंग सेशन। तो आज हम लोग 2020 वाला देखेंगे लोग। ये सबसे पहला हम लोग का ऑब्जेक्टिव इसमें है कि एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है, जिसमें जो सीबीएसई का स्टूडेंट होंगे उन लोगों को भी घबराने की बात नहीं है। सीबीएसई भी लिए भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हिंदी में लिखा है इसको हम इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है मीन्स एल्केनल। एल्केनल मीन्स क्या होता है जी, इसको हम लोग ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं लोग, ठीक है। एल्केनल ऐसे होता है। तो अल्केनल ऐसे जब भी किसी के नाम में ए एल लगा होता है तो हम लोग क्या जानते हैं लोग कि इसको अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं लोग। एल किसकी पहचान होता है, अल्डिहाइड ग्रुप का पहचान। तो अल्डिहाइड का फॉर्मूला तो हमारा हो गया C++O और H हो गया। इसके एक साइड हम लोग जानते हैं लोग अल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं लोग। तो इतना यदि होगा तो इसको क्या कहा जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप कहा जाएगा। और हम लोगों में एक बार ये भी पूछा हुआ है कि कार्बोनिल ग्रुप का जो यह कार्बन हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यदि आपको निकालना होगा तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जब स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो इसके लिए रूल होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यदि दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे लो तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड एक काउंट कर लिए, 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, 3 सिग्मा है और कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होते हैं। तो इसका टोटल सिग्मा 3 हो गया। और 3 के लिए हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन लिखने का रूल क्या होता है, एस और पी लिख देंगे लोग। मेनली कार्बन के लिए ही होता है। एस में 1 है तो एस में तो कभी वो नहीं रहता है, और 2 बच गए तो पी में डाल देंगे, यानी कि हाइब्रिडेशन क्या हो जाएंगे, sp2 हो जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा लोग। दूसरा भी हम लोग को करना है कि इसका जनरल मोलिकुलर फार्मूला हम लोग का बताना है। तो जनरल मोलिकुलर फार्मूला के लिए एल्डिहाइड और कीटोन का सेम ही होता है, बस इसमें आपको क्या करना है, एक कार्बन होना चाहिए जिसके C++O ग्रुप हो और इससे H एक साइड जोड़ देंगे लोग तो एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। एक साइड सर क्या जोड़ सकते हैं, तो एक साइड आपकी इच्छा है, जो मन करे वह जोड़ सकते हैं। यहाँ H भी जोड़ सकते हैं और C भी जोड़ सकते हैं, दोनों में से कुछ भी जोड़ सकते हैं। आइए हम लोग इसको H मान करके बना रहे हैं। तो जो हमारा यह फार्मूला क्या हो गया, H हो गया, C++O हो गया और फिर से H हो गया। अब जिसका भी कहा जाएगा उसका जनरल फार्मूला लिख लेना है, उसके बाद से आप एक प्रॉपर्टी बना लेना है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मोलिकुलर फार्मूला के रूप में अरेंज कर देंगे लोग। तो एक कार्बन है तो 1 कार्बन लिख लिए, हाइड्रोजन 1 और 1 2 है तो हाइड्रोजन 2 लिख लिए, और ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन हमने लिख लिए। तो हमारा जनरल मोलिकुलर फार्मूला क्या हो गया, CH2O हो गया। अभी अपना एक ट्रिक होता है, जब भी किसी का जनरल मोलिकुलर फार्मूला निकालना होगा तो आप CH2 ऐसे लिख लेना है, O है तो O लिख देना है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ जितना कार्बन का नंबर होगा कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे लोग, तो यहाँ भी 1 ले लेंगे लोग। और यहाँ जितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ भी उतना ही से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब हाइड्रोजन को चेक कर लेना है, हमें हाइड्रोजन 2 चाहिए और यहाँ 2 हाइड्रोजन मिल गया, 2 × 1 2 मिल गया। तो अब यहाँ आपको क्या कीजिएगा, जितना कार्बन होगा यहाँ L मान लेना है, फिर H हो गया, 2 तो ये अपने मर्जी से लिखे चलो 2 हो गया। और यहाँ क्या हो गया, 1 के स्थान पर हम लोग N माने लो तो N कर देंगे लो, और O था तो O लिख देना, यानी कि हमारा जनरल मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा CnH2nO। अब पूरा कंपाउंड्स के यदि जनरल मोलिकुलर फार्मूला आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ ट्रिक के नाम से एक ऐसे ही वीडियो बनाया गया, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें का हमारा आंसर कौन हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहे हैं कि COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है, मीन्स COOH ग्रुप के अलावा एमिनो एसिड में और कौन सा इसमें का ग्रुप होता है जो एमिनो एसिड में उपस्थित होता है। तो आपका क्वेश्चन आएगा सबसे पहले कि एमिनो एसिड क्या होता है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड हम लोग किसको कहेंगे, एक वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा जिसमें COOH ग्रुप हो और NH2 ग्रुप दोनों एक साथ हो। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप एक साथ उपस्थित होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमिनो एसिड कहते हैं। तो आपका तो आंसर हो गया है कि COOH ग्रुप के साथ साथ NH2 ग्रुप हो, यानी कि इसमें का आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा एमिनो एसिड के बारे में और अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग मान लेते हैं कि यह जो कार्बन है इसको एक ग्रुप मान लिए। तो आप लोगों ने नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा कि ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है इसको अल्फा कार्बन कहेंगे, इससे जो कार्बन जुड़ा होगा इसको बीटा, इसके बाद डेल्टा होता है, ईटा, एप्सिलॉन, जेटा, ईटा, थीटा ऐसे ही आता है। तो आप लोग याद रखना है कि ग्रुप हो गया, ग्रुप से यदि अल्फा कार्बन पर NH2 ग्रुप जुड़ा होगा तो इसको अल्फा एमिनो एसिड कहेंगे लोग, बीटा से जुड़ा होगा तो बीटा एमिनो एसिड कहेंगे लोग, डेल्टा से जुड़ा होगा तो डेल्टा एमिनो एसिड, गामा से होगा तो गामा एमिनो एसिड, ऐसे ही हम लोग बढ़ते हुए चले जाएंगे लोग। गामा, एप्सिलॉन, ईटा, थीटा, जेटा, ईटा ऐसे ही आता है टोटल। ठीक है, तो एक तो अल्फा बीटा आप कैसे डिवाइड होता है पता चल गया। एमिनो एसिड किसको कहेंगे लोग, ये पता चल गया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप एक साथ उपस्थित हो उसको एमिनो एसिड कहेंगे लोग। COOH ग्रुप को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, यानी कि एसिड होता है, और NH2 ग्रुप के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर के कारण से इसे बेस माना जाता है, यानी कि यह बेस हो गया। मीन्स एमिनो एसिड में एसिड और बेस दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। तो इसको COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप की संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, एक तो एसिडिक, दूसरा बेसिक और तीसरा न्यूट्रल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसिडिक एमिनो एसिड किसको कहेंगे लोग, तो ऐसे याद रखना है कि एसिडिक यानी कि एसिड की संख्या बढ़ जाए, बेसिक यानी कि बेस की संख्या बढ़ जाए, और न्यूट्रल मीन्स दोनों की संख्या बराबर हो जाए। ऐसे आपको याद रखना है। जब हम लोग एमिनो एसिड कब कहेंगे लोग, जब COOH और NH2 ग्रुप दोनों एक साथ आएगा। एसिडिक किसको कहेंगे लोग, जब COOH ग्रुप की संख्या NH2 से अधिक हो जाए, जिसमें इसका 1 हो तो इसका 2 हो, 3, 4, 5 है, कुछ भी हो जाए। और बेसिक कब कहेंगे लोग, जब इसका संख्या 1 हो और इसका मोर देन 1 हो जाए, कुछ भी हो जाए। और न्यूट्रल कौन हो जाएगा, तो दोनों की संख्या आपस में बराबर हो जाए, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक एमिनो एसिड हो जाएगा। क्लियर है। तो एमिनो एसिड COOH और NH2 ग्रुप हो, अल्फा एमिनो एसिड जब COOH ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हो उससे NH2 ग्रुप जो बीटा उसके जुड़े हुए कार्बन से जुड़ा हो, एसिडिक एमिनो एसिड जिसमें COOH की संख्या अधिक हो, बेसिक एमिनो एसिड जिसमें NH2 की संख्या अधिक हो, और न्यूट्रल एमिनो एसिड जिसमें COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप दोनों की संख्या इक्वल हो, बराबर हो। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अभिक्रिया N2 दिया हुआ है प्लस क्या दिया हुआ है 3H2, ये बनाता क्या इक्विलिब्रियम है 2NH3। उसके बाद से कर रहा है Q कैलोरी, यहाँ हमें एनर्जी दे दिया हुआ है। तो आपको बता देते हैं कि जब भी ऐसे इस साइड एनर्जी दिया होगा और यहाँ प्लस साइन होगा तो इसको माइनस लिख देना है, माइनस होगा तो प्लस लिखते हैं, क्योंकि हम इसको रिएक्टेंट साइड ला करके चेक करते हैं लोग। तो हमारा डेलेज का वैल्यू यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि निगेटिव है। निगेटिव यदि डेलेज का वैल्यू होता है तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एक्सो मीन्स क्या होता है, हीट रिलीज होना, हीट रिलीज होना यानी कि घटना। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि यह रिएक्शन हो रहा है तो इसमें से एनर्जी बढ़ रहा है। अब हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि ताप बढ़ाने पर इसमें क्या चेंज होता है। तो यह हमारा 11 के एक ली चैटरियल्स प्रिंसिपल पढ़ना है, उसी से यह क्वेश्चन उठाया गया। आपको बस ऐसे याद रखना है ना कि ली चैटरियल्स प्रिंसिपल ऐसा एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहता है कि हमको खुश होने का मन नहीं है। आप जैसे में देखते हैं मतलब किसी को कि जो उसको कहते हैं वो उसको अच्छा नहीं लगता है, वो उल्टा ही करना चाहता है। तो ली चैटरियल्स प्रिंसिपल का भी काम यही है कि ये भी उल्टा चलने के लिए कोशिश करें। जिसमें यहाँ हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो एनर्जी निकल रहा है, यानी कि जब ताप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा, ताप घटाएंगे तो आगे की तरफ जाएगा।
यहाँ बस उल्टा ये याद रखना है कि इन्होंने उल्टा ही काम किया, निकल रहा है यानी कि बढ़ाने से अपोज होगा, घटाने से सपोर्ट होगा। तो यहाँ कह रहा है ताप बढ़ाने से अमोनिया का उत्पाद बढ़ जाता है, यानी कि सही बात है, क्योंकि सॉरी गलत होगा, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो यह रिएक्शन इस साइड नहीं बैक साइड जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। अमोनिया NH3 का उत्पाद घट जाएगा, यानी कि यह सही हो जाएगा। बस यह आपको याद रखना है कि ली चैटले प्रिंसिपल उल्टा चलने के लिए काम करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया है कि N2 + H2 है, इसको NH3 से हम लोग रिएक्शन कराया तो Q मिला, यानी कि डेल H का वैल्यू निगेटिव है। निगेटिव होगा तो ताप बढ़ाने से रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा, घटाने से आगे की तरफ जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है बेंजीन का अणु सूत्र है। ये तो सबको पता होगा कि बेंजीन का मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, क्योंकि अगर नहीं याद है तो बेंजीन का फॉर्मूला 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे लोग, क्योंकि ऐसे ही होता है। अब सब जगह पे एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। अब आप इसका फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। नहीं क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 गो हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 और 5 6 कार्बन हो जाएगा। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C6 और H6 होता है। एक और चीज़ इसके साथ ही साथ हमसे पूछा है बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है। तो देखिए बेंजीन में पाई बॉन्ड कितना है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, यानी कि 3 गो पाई बॉन्ड्स होते हैं। क्योंकि जहाँ मतलब एक बॉन्ड होगा वो सब सिग्मा होगा, एक के अलावा जो बॉन्ड बच जाता है वो सब क्या कहलाता है, पाई बॉन्ड होते हैं। अब रही बात कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो देखिए यहाँ सब जगह तो 6 गो सिग्मा हो जाएगा प्लस 6 गो यहाँ सिग्मा हो जाएगा। तो बेंजीन में 3 गो पाई बॉन्ड होते हैं और 12 गो सिग्मा बॉन्ड होता है। इसको भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव एक बार पूछा हुआ है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र होता है। तो यार सिंपल चीज, मिथॉक्सी मीथेन आप ऐसे लिख लीजिए, मिथॉक्सी मीथेन, इसका हमको सूत्र पूछ रहे हैं। तो मिथॉक्सी कब कहेंगे, जब सर एक कार्बन होगा वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, और मीथेन कब कहेंगे लो, जब एक कार्बन होता है। मीथ मतलब एक कार्बन और सिंगल बना हुआ यानी कि CH3 हो जाएगा। तो हमारा मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3 सीरवल, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से मिथॉक्सी मीथेन के सूत्र कौन होता है, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल सभी क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, 4 ही गो ऐसा धातु है जो कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं देता है, बाकी सभी धातु H2 गैस देते हैं। कौन कौन होगा, कॉपर है, Ag है, Pt है और Au है। एक मरकरी होता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, मतलब यह जो धातु होते हैं यह एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस नहीं देता है। तो इसमें का आंसर हमारा कौन हो जाएगा, कॉपर। याद रखना है यही 4-5 गो धातुएं हैं, एक तो लिक्विड अवस्था में होता है, बाकी सब सॉलिड अवस्था में होते हैं जो कि H2 गैस लिबरेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। लोग उजला और पीला फास्फोरस होता है, जिसमें उजला और पीला फास्फोरस मतलब क्या हुआ, व्हाइट एंड येलो फास्फोरस जो होते हैं एक दूसरे के अपरूप होते हैं, ठीक है, एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा एलोट्रॉप्स। उसके बाद से इसका करें, इसमें Cr की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, देख लेते हैं। लो Na3 Cr C2O4 के होल थ्राइड में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हमसे पूछ रहा है। तो इसका ट्रिक से भी आप बना सकते हैं, विदाउट ट्रिक भी बना सकते हैं। अब आपको जैसे इच्छा हो वैसे आप बनाइएगा, हम आपको एक ट्रिक से बता देते हैं। तो आप करते गए हैं, जिसमें C2O4 2- है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। लो तो ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, ऑक्जिलेट में 2- होते हैं, यह तो इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हमसे पूछा जाएगा कि इसमें एक पे कितना चार्ज है, तो 2- है। तो ऐसे याद नहीं, एक पे 2- हो जाएगा, 3 गो है तो कितना माइनस हो जाएगा, 6 गो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अब हमसे पूछा जाएगा कि 3 पे 6 माइनस हो गया, ओवरऑल इस पर कोई चार्ज नहीं दिया था, तो हमको कितना चाहिए, 0 चाहिए। एक कहने पे 1 प्लस होता है, तो 3 गो पे कितना प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए हमको ओवरऑल चाहिए क्या, 0, जबकि यहाँ हमको मिल रहा है 6- यहाँ से 3 गो प्लस। तो यहाँ हमसे पूछे क्या लिख देंगे कि जोड़ने के बाद टोटल 0 आ जाए। तो सिंपल से है, 3 में से इसको घटा देना है तो कितना आएगा, -3, और जो आता है वही साइन उल्टा करके यहाँ लिख देना है।
क्लियर है। ये 3 और 3 6, 6 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा 0। बस यही ट्रिक लगाना है, आपका सब बन जाएगा। तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन एट कितना है +3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वात्य भट्ठी में निम्नलिखित में से ऑक्साइड का अपचयन होता है, जिसमें इसमें से किस मेटल का ऑक्साइड है जिसका हम लोग क्या करते हैं लोग वात्य भट्ठी में ऑक्सीडेशन कराया जाता है। तो वात्य भट्ठी में मेटल का आयरन के मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। बाकी को नहीं किया जाता है, केवल आयरन के मेटल का ही ऑक्सीडेशन किया जाता है। निम्न में से बिलियन के कौन सा संख्या गुणधर्म है, यानी कि आपको इसमें बताना है कि इसमें से चारों में से कौन ऐसा है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ प्रसरण है, ओस्मोसिस जो कि कह रहा है, सरफेस टेंशन है जो कि नहीं होता है, अर्धआयु मतलब हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं जो कि नहीं होता है, कंडक्टर जो कि नहीं होता है। तो इसमें आंसर कौन होगा प्रसरण। ओस्मोटिक प्रेशर होता है, केवल ओस्मोसिस तो नहीं होता है, ओस्मोटिक प्रेशर होता है ना, दाब छूटा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मतलब सिरका मीन्स विनेगर, और विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो विनेगर में कौन सा एसिड मिलेगा हमको जी एसिटिक एसिड, क्लियर है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रवादार ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, और बेरवादार मीन्स क्या होता है एमरफस सॉलिड होता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो आपको पता है कांच नहीं होता है, रबर नहीं होता है, तो इनमें से कोई तो सभी तो होगा नहीं। मेरा आंसर कौन होता है हीरा, जो कि हीरा आपको पता है कि एक ट्रू सॉलिड होता है, क्योंकि एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड दो तरह के सॉलिड होते हैं। एमरफस सॉलिड को लोग फॉल्स कहते हैं, हीरा तो फॉल्स होता नहीं है, तो इसीलिए मेरा आंसर हीरा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा परवल भस्म है। अब स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपको याद रखना है, जिसमें यहाँ मिथाइल ग्रुप है, तो इसके लिए आपको ट्रिक बता देते हैं। मिथाइल ग्रुप होगा तो आप ऐसे याद रखिएगा, मिथाइल के लिए ऑर्डर क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड NH3। यह जिसमें ये ऑर्डर जो लिखे हुए हैं गैसियस फेज में लिखे हुए हैं, या किसी के लिए भी गैस के फेज में मतलब मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सबके लिए सही होता है, ठीक है। और सॉल्वेंट फेज जब होगा तो सॉल्वेंट फेज में मतलब इथाइल को छोड़कर बाकी कोई होगा, तो यह होता है 2 1 3 देन NH3। इन केस ऑफ इथाइल में थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 1 होता है, फिर NH3 होता है। तो गैसियस फेज होगा तो 3 2 1 लेके चलेंगे लोग। और सॉल्वेंट फेज यदि कर दे मीन्स सॉल्वेंट फेज मीन्स सॉल्वेंट में यदि पूछा जाए तो आपको याद नहीं है कि बाकी कुछ भी होगा तो 2 1 3 होगा, और इथाइल होगा तो 2 3 1 हो जाएगा। तो हमसे तो अभी यहाँ ऐसे कुछ नहीं बोला गया है कि सॉल्वेंट में है या फिर गैसेस में, तो गैसेस मान के चलेंगे लोग। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। अब हम जानते हैं लोग कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो वेपर प्रेशर से क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ घटने की बात करें नहीं कि सिंपल से है कि वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अब ओलियम का सूत्र पूछ रहा है तो इसमें भी कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ओलियम किसको कहते हैं लोग H2H2O7। एक इसका यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओलियम में H2SO4 के साथ और क्या पाया जाता है। तो अभी आपको क्या पता है कि ओलियम का सूत्र क्या होता है H2H2O7 होता है। जब इसको तोड़िएगा तो ये 2 भाग में बट जाता है। एक तो होता है H2SO4 प्लस SO3 में टूट जाता है। तो आपको याद नहीं है कि ओलियम का H2SO4 के साथ और हमको क्या मिलेगा SO3 मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छे से याद रखना है। ओलियम में H2SO4 के साथ क्या मिलता है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करे बेरवादार ठोस यानी कि एमरफस सॉलिड। और एमरफस सॉलिड इसमें से कौन सा होगा केवल ग्लास होगा, क्योंकि बाकी सब दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। आदर्श विलयन का मतलब कि आइडियल सोल्यूशन के लिए इसमें से कौन सा सही है। तो आइडियल सोल्यूशन मतलब वैसा सोल्यूशन होता है। आइडियल व्यक्ति आपको पता ही है कि आइडियल व्यक्ति हम लोग किसे कहेंगे लोग,
जो सबके नियम को पालन करता होगा। आइडियल स्टूडेंट मतलब जो सर जी लोग का पालन रूल को पालन करता होगा। आइडियल पाया मतलब कि आइडियल थी फैमिली मतलब जो अपने घर में अच्छे से रहते होंगे लोग। तो उसी तरह से आइडियल सोल्यूशन किसे कहेंगे लोग, हम लोग सोल्यूशन को डिस्कस किए थे रॉल्स लॉ के हेल्प से। तो जो सॉल्यूशन रॉल्स के रूल को फ्लो करता है वो सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, जो पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज जिसमें धातु कांक निष्कार्ष होता है, मतलब ऐसा ओर्स बताना है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, वैसा मिनरल्स बताना है जिससे कि हम लोग मेटल को प्राप्त करते हैं। तो आपको पता ही है कि केवल वैसे मेटल मिनरल्स हम लोग मेटल प्राप्त करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं लोग। और ओर्स में जो इम्प्यूरिटी उपस्थित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, गैंग कहते हैं लोग। और गैंग में कुछ हम लोग अलग से बाहरी पदार्थ मिला देते हैं लोग, जो दोनों मिल के बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्लेग कहते हैं लोग। इसमें स्लेग क्या होगा, जिसमें ऐसे मान लिया हमारा इम्प्यूरिटी CaO है, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे लोग, SiO2 एक फ्लक्स मिला देंगे लोग। ये सब और नहीं पढ़ेंगे लोग, तो सब हम आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें समरी टोटल लेसन का बताएंगे। ये हमारा क्या होगा, इम्प्यूरिटी हो जाएगा। तो इम्प्यूरिटी में हम लोग फ्लक्स कुछ मिला दे लो, तो ये क्या बनेगा, CaSiO3 बनेगा, जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं लोग, स्लेग के नाम जानते हैं, जिसका डेंसिटी इम्प्यूरिटी से कम होता है या ऊपर विजिबल होता है, फ्लोट करता है, और जिससे हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं लोग। तो याद नहीं है कि इसका आंसर ओर्स होगा, क्योंकि ओर्स से हम लोग मेटल प्राप्त करते हैं लोग, उसमें जो इम्प्यूरिटी होती है गैंग कहलाता है। और जो हम लोग इम्प्यूरिटी के साथ कुछ बाहर से पदार्थ को मिलाते हैं लोग, स्लेग कहलाता है, स्लेग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट माना अगर निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है। आप देखिए पहला का जिंक ब्लेंड यानी कि हम लोग ZnS कहते हैं, इसमें तो जिंक तो है ही। दूसरा कैलामाइन होता है, कैलामाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ZnCO3। देखिए इसमें भी जिंक है। 3 नंबर हो गया जिंकसेट, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है ZnO, इसमें भी जिंक है। और बक्साइड जो होता है Al2O3.2H2 होता है, तो इसमें देखिए बक्साइड जो होता है इसमें जिंक नहीं है, केवल Al है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से इसमें जिंक का ओर्स है, यानी कि सिंपल से कौन सा आंसर हो जाएगा, D नंबर, क्योंकि इन दोनों में तो तीनों में जिंक है। क्लियर है। गैलियम सेल में एनोड होता है। अब देखिए गैलियम सेल का जब भी बात आएगा तो आप ABCD याद कर लेना है। इसमें ट्रिक होता है कि पहले मतलब कि जो अल्फ़ाबेटिकल में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। जैसे में लेफ्ट हो गया और राइट हो गया, तो लेफ्ट पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल में, इसीलिए हम इसको पहले लिखेंगे लोग। दूसरा आपको ऐसे देखना है, एनोड और कैथोड की बात है। एनोड A से लिखा था है, कैथोड C से लिखा था है, तो इसीलिए एनोड को पहले लिखा जाएगा, कैथोड को बाद में लिखा जाएगा। अब निगेटिव और पॉजिटिव की बात होता है, तो निगेटिव N से लिखा था है, पॉजिटिव P से, इसीलिए पहला निगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था। एक और आपको इस साथ ही साथ बताया था, O और R मीन्स O से ऑक्सीडेशन और R से रिडक्शन। तो वो पहले आता है ABCD में, यानी कि पहले ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ रिडक्शन होगा। तो आप जब भी गैलियम सेल की बात होगा तो आपको याद रखना है कि एनोड निगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। आप शायद में भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि अच्छा ट्रिक है, बस अल्फाबेटिकल में जो जैसे आता है उसी को अरेंज करके लिख देना है। तो इसका हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऋणात्मक होता है, मतलब निगेटिवली चार्ज होता है। क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसको बताना है। अब सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये तो आपको पता है कि ओर्स और मिनरल्स का डिफिनेशन ही हम लोग लिखे हैं हम लोग। ओर्स क्या होता है, वैसे मतलब और ऐसा केमिकल कंपाउंड्स होता है जिसमें मेटल का परसेंटेज कुछ ना कुछ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं लोग। और ओर्स किसको कहते हैं लोग, वह केवल उसी मिनरल्स को ओर्स कहा जाता है जिससे मेटल इजीली और इकोनॉमिकली प्राप्त कर सकें। तो यहाँ देखकर सभी अयस्क खनिज होते हैं, यानी कि सिंपल से अयस्क तो हम लोग मिनरल्स को ही कहते हैं जिससे आसानी से मेटल और प्राप्त कर सकते हैं और कम खर्च में। सभी खनिज अयस्क होते हैं, ये तो गलत बात है जी, क्योंकि उसी खनिज को अयस्क कहते हैं जिससे कि आसानी से प्राप्त, यानी कि सभी को तो नहीं कहते हैं ना। तो इसीलिए हमारा इसमें से कौन सा हो जाएगा, पहला कथन सही हो जाएगा।
किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। अब देखिए पदार्थ के हम लोग जब रिएक्टेंट के मतलब लेते हैं लोग, तो उसमें बहुत तरह के पदार्थ ले लेते हैं लोग, ठीक है, लेकिन उसका जो रेट होता है वो केवल उसके सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होता है जो बच जाता है, सब थोड़ी रिएक्ट करता है। जिसमें आप ही लोग मान लीजिए हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं लोग, तो सब चीज़ थोड़ी खा जाते हैं लोग। अब सब्जी में जो मिर्च होता है उसको तो फेंक ही देते हैं लोग ना। तो इसी तरह से याद रखना है कि रिएक्टेंट के बहुत सारे पदार्थ मतलब अमाउंट होते हैं, सब पे वो डिपेंड्स नहीं करता है, वो किस पे केवल करता है, सक्रिय द्रव्यमान पे करता है। प्रथम कोटि के लिए टी हाफ का वैल्यू होता है, तो प्रथम कोटि के लिए टी हाफ का वैल्यू कितना होता है, तो इसमें तो ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है 0.693 होता है। क्लियर है? ये याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना होता है 0.693 अपन के होता है। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन का तो अभी आपको शुरू में ही डिस्कस किए थे, देखिए कि COOH ग्रुप के अलावा दोनों साइड यदि C जोड़ देंगे लो तो उसको कीटोन कहते हैं लोग। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कीटोन का अपचयन LiLH4 के द्वारा करना है। तो अपचयन मीन्स रिडक्शन होता है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O हो गया, मान लीजिए यहाँ भी R है, यहाँ R', ठीक है। अब LiLH4 लेके आएंगे लोग, तो इसको LiLH3 और SH लिया। अब यहाँ से इसको हम SH को जोड़ देंगे लोग और यहाँ से इसको तोड़ देते हैं लोग। तो इसके लिए ट्रिक होता है कि यहाँ जो भी होगा ऊपर भी वो H जोड़ देना है, नीचे भी H जोड़ देना है, और यहाँ R' हो गया। R' मीन्स यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब इसका हमको डिग्री बताना है। तो यह कार्बन हमसे पूछा जाएगा कितना साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक साइड और एक, दो साइड। बाकी तो इधर दो, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ OH है, नहीं दो साइड कार्बन से है, तो ये कितना डिग्री OH हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होता है। तो HCP इकाई सेल हम लोग बनाते कैसे हैं, हम लोग ऐसे बनता है। थोड़ा सा जल्दीबाजी में देख रहे हैं कि मिस्टेक हो गया फिगर, ऐसे हम लोग बनाते हैं लोग, ठीक है, यह नहीं रहेगा। और ऐसे हम लोग फिगर ड्राइंग करेंगे, मान लें कि यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है ना, यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए यहाँ फ्रेश बना ही देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, इसको यहाँ मिल गया, यहाँ दे HCP में गोला कहाँ करना होता है, यहाँ सब जगह रहेगा, प्लस एक बीच में रहता है, फिर यहाँ सब जगह रहेगा और एक बीचों बीच में रहता है, और तीनों गोला यहाँ पे रहता है। तो यहाँ हमसे यह तीनों का तीनों गोला उसके अंदर ही रहता है, तो यहाँ से तो हमको 3 गो मिल जाएगा। प्लस ये देखिए यहाँ से 6 गोला, 6 गो नीचे हो गया, 12 गो हो गया, तो यहाँ से 12, लेकिन यहाँ कितना भाग में बटा होता है, देखिए यह 3 भागों में बटा हुआ है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो इसीलिए 3 भागों में बटा होता है, तो 1/3 हो गया। प्लस यहाँ जो है फेस पे रहता है, तो फेस से हमको 1/2 भाग मिलता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 4 3 12 होता है, यानी कि 3 हो गया, सॉरी यहाँ 6 भाग में बटा होता है, तो 2 हो गया, और यहाँ से 3 हो गया, 3 2 3 6 हो गया, यानी कि यहाँ से हमारा आंसर कितना होता है 6। वहीं CCP में कहेगा तो 4 होता, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है तो 12 होता है। HCP CCP और FCC इसमें से किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो 6 होगा। CCP FCC में गोला की संख्या 4 होता है और HCP में गोलों की संख्या 6 होता है। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है। अब इसमें देखिए सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, तो सिल्वर मिरर टेस्ट आपसे जब भी पूछेगा तो एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना यदि मिल जाएगा तो वह सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, और नहीं होगा तो वह नहीं देगा।
ये सबसे पहला का सबको ऐसे 1 by 1 करके निकाल लिया जाए। पहला में तो नहीं है, क्योंकि पहला क्या है C++O, यहाँ तो CH3 होगा, यहाँ OH होगा, तो यह नहीं देगा। दूसरा देखिए, दूसरा का यदि स्ट्रक्चर बनाइएगा तो यह स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ से यह सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है। क्लियर है। नेक्स्ट, तो यहाँ से मेरा आंसर यही हो जाएगा, बाकी आप किसी को निकालिएगा तो नहीं देगा। निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। अब टिंडल प्रभाव जो होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है टिंडल प्रभाव देता है, और ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, ट्रू सॉल्यूशन मतलब जो शरबत पीते हैं लोग, वो टिंडल प्रभाव नहीं देता है। तो यहाँ आपसे पूछा जाए चीनी के घोल है, चीनी का जो विलयन होता है वो तो ट्रू सॉल्यूशन होता है, तो वह टिंडल प्रभाव नहीं देगा। बाकी सोना के जो सॉल्यूशन होता है, यानी गोल्ड सोल जिसको हम लोग कहते हैं, वो टिंडल इफेक्ट देता है। एक्सपेंशन जो होता है वो भी टिंडल इफेक्ट देता है, और सस्पेंशन मतलब, और यहाँ से क्या हो गया इमल्सन, इमल्सन में टिंडल इफेक्ट देता है, क्योंकि तीनों का तीनों क्या होता है कोलाइडी सॉल्यूशन होता है, जबकि यह ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं देता है। कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, अभी तो जस्ट कीटोन की बात करें, C++O हो और इसके दोनों साइड कार्बन होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे लोग, कीटोन कह देंगे लोग। क्लियर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि NiCO में निकल के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। NiCO, अब देखिए जो CO होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो हम लोग जान लेंगे CO पर कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल भी इस पर कोई चार्ज नहीं दिया गया है। तो एक तो CO पे कोई चार्ज नहीं होता है, और इस पे भी कोई चार्ज नहीं दिया गया, यानी कि सिंपल से यहाँ भी क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ओवरऑल क्या चाहिए, जीरो। यहाँ जब जीरो है तो यहाँ भी कितना आएगा, जीरो। एक और मेथड होता है कि जिसका निकालना है x मान लीजिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे लो, Ni × 1 + 4 × CO, जब कोई चार्ज नहीं दिया गया तो जीरो कर लेंगे लोग। अब इसका हम लोग x मान लेंगे, x + 4 में जब 4 में जीरो से करेंगे, CO का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो x + 4 में जीरो से करेंगे तो जीरो, यानी कि जीरो, x = 0। ऐसे निकालने मतलब डायरेक्ट मेथड थोड़ा ज़्यादा सूटेबल होता है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रासरर दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा, तो प्रासरर दाब यानी कि याद है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई = क्या होता है 13 CR TCR। ये अपना ट्रिक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई = 13 CR TCR, यानी कि क्या हो जाएगा पाई = CRT। इसमें से आंसर फर्स्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली हम लोग किसको कहते हैं लोग, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लोग। अब SPM हम लोग किसको कहते हैं लोग, आधा अधूरा पार क्रिया। हम लोग जानते हैं कि SPM से जब सॉल्यूट होगा तो यह तो आर पार कर सकता है, लेकिन जो सॉल्यूट नहीं आर पार कर सकता है और सॉल्वेंट इससे आर पार कर सकता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं लोग, SPM के नाम से जानते हैं लोग। तो इसमें पहला दे रहा है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स, जो कि नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल, जो कि हो जाएगा। थर्ड नंबर में कह रहा है जटिल आयन की, और आयंस का नाम आ गया तो ये भी सॉल्यूट ही होता है, यहाँ भी आयंस, ये भी सॉल्यूट। छोटा आयंस हो या बड़ा आयंस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आयंस मीन्स सॉल्वेंट होता है और सॉल्वेंट इससे पार नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है। अल्डोल कंडेंसेशन कहेगा ना, तो आपको याद नहीं है कि C++O और H के अलावा एक वैसा कार्बन जिसके पास अल्फा कार्बन हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, अल्फा, जिसमें यह ग्रुप हो गया। अभी आपको डिस्कस किए थे, ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो अल्डोल कंडेंसेशन देगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो पहला है C+OH ग्रुप होता है, तो C+OH ग्रुप नहीं, अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, तो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। दूसरा देखिए C+OH ग्रुप के साथ में, मतलब इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं लोग, CHO के लिखते हैं लोग। तो यहाँ तो CH3 है, यानी कि अल्डोल कंडेंसेशन दे देगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ CHO है, इसके साथ बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन वाले सभी भी डबल बॉन्ड से जो कार्बन होगा वहाँ का जो H होता है उसको अल्फा कार्बन हम लोग शामिल नहीं करते हैं लोग, तो यह तो नहीं देगा। और नेक्स्ट फिर देखिए क्या हो गया, C++O और CH3 हो गया, फिर यहाँ CH3 हो, यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप तो नहीं है, ईस्टर ग्रुप है जो कि अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है।
केवल अल्डिहाइड ग्रुप होगा उसके पास सल्फा H होगा तो अल्डोल कंडेंसेशन देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। इज इट क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लोग रासायनिक अधिशोषण होता है जिसमें केमिकल एडजॉर्प्शन हम लोग किसको कहेंगे जी? तो एडजॉर्प्शन मतलब जमा होना, और एडजॉर्प्शन जो होते हैं दो टाइप्स का होता है, एक को हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं, एक को केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है? वंडरवाल अट्रैक्शन होता है, और केमिकल एडजॉर्प्शन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब सिंपल से बात है कि यार ए और बी आपस में बॉन्ड बना लेगा, जब यह दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे यानी कि बॉन्ड टूटेगा नहीं, और जब बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तो इसमें रिवर्सिबल तो होने की कोई संभावना ही नहीं बनती, ये क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल हो जाएगा। जस्ट लाइक आपको पता ही है कि जिसमें लड़का लड़की के बीच में ब्रेकअप कब होता है? जब केवल प्यार हुआ रहता है, शादी ब्याह नहीं हुआ रहता है। शादी हो जाता है बेचारा मजबूरी में एक दूसरे से बंध जाता है, यानी कि वहाँ ब्रेकअप का कोई संभावना नहीं आता है। भले आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहता है लेकिन एक साथ भी रहना ही पड़ता है। तो सेम वही है कि केमिकल एडजॉर्प्शन मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मान लें कि शादी हो जाएगा, और फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई शादी भी नहीं होता है, केवल प्यार हुआ रहता है, लव हुआ रहता है, आज मर्जी तो इसके साथ कल उसके साथ आपस में ब्रेकअप होता रहता है। तो यहाँ हमसे कह रहा है केमिकल एडजॉर्प्शन मतलब ब्रेकअप नहीं होने वाला है, और ब्रेकअप नहीं होगा तो अनुत्क्रमणीय होगा, इरिवर्सिबल होगा, ब्रेकअप होने की संभावना होगा तो उत्क्रमणीय होगा, रिवर्सिबल होगा। यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल नेचर का होता है। निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फल की होती है? अब देखिए इसमें टेट्राहेड्रल की बात करें कि हाइब्रिडेशन हमको sp3 चाहिए, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस किया जाएगा और आगे। तो ऐसे आपको अभी ट्रिक बता रहे हैं कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वह जनरली क्या होगा कि sp3 नहीं बनाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वह टेट्राहेड्रल उसका शेप मेनली नहीं होता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपको याद नहीं है कौन सा, मतलब यह जो है मेनली स्ट्रॉन्ग ही होगा। कौन मतलब COCN, और सा मतलब CN मतलब यहाँ NO2 होता है। यह जो तीन गो लिगेंड्स है CN, NO2 और CO, यह हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। NH3 है कि स्ट्रॉन्ग वीक दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हमेशा क्या करेगा कि मेनली इनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वीक फील्ड लिगेंड होता है तो आउटर कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी कि यहाँ क्या होगा, इसका आंसर आपको बताया था, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो आपको ऐसे याद है कि PD होगा तो यहाँ कोई भी लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, या कभी भी इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब कि यहाँ से इसका DsP2 ही हाइब्रिडेशन होगा। यहाँ 4 गया तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो मेरा आंसर इसमें कौन होगा? D नंबर होगा। अब इसको अच्छे से डिस्कस करने की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला लेक्चर देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आवर्त सारणी के ग्रुप 16 के ऑक्सीजन का आता है, तो इसके लिए आपको पता ही है, आप सक्सेस पॉइंट से टीचर पूछो, यही आपको बताया था ट्रिक, टीचर पूछो, मतलब ऐसे लिखा जाता है आप सक्सेस पॉइंट से टीचर पूछो। तो हमसे कह रहा है ऑक्सीजन के बाद इसमें क्या मिलेगा हमको, तो ऑक्सीजन के बाद आपको सिंपल दिखाई दे रहा है कि सल्फर ही मिलता है, तो यहाँ हमारा आंसर कौन हो जाएगा? सल्फर। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या होता है। अब एनिलीन का आपका स्ट्रक्चर तो याद होना चाहिए, एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें अभी तो हम लोग बेंजीन का बनाए थे लो, तो बेंजीन रिंग हो गया, और इससे NH2 जब ग्रुप जोड़ देंगे लो तो इसी का नाम क्या होता है? एनिलीन होता है। एनिलीन में हमसे कह रहा है कि पाई बॉन्ड, देखिए 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3, यानी कि इसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय, यानी कि लौह चुंबकीय किसका होता है? क्रोमियम का ऑक्साइड क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक नेचर का होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो। आपको ये पता ही है कि आयरन में जब जंग लगता है तो उसमें क्या होता है? मैग्नेटिक नेचर का नहीं रह पाता है। CONH2 जो ग्रुप होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये तो पता है आपको कि एमाइड को ही फॉर्मूला होता है CONH2। CONH2 किसको कहते हैं लोग? एमाइड कहते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं लोग, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील समूह होता है। अच्छा आपको पता है कि एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH ग्रुप, क्योंकि एल्कोहल का तो सबको याद होगा
किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है, जिसमें उत्प्रेरक मीन्स कैटालिस्ट, और आपको पता ही है कैटालिस्ट मतलब क्या होता है, अगुआ। कैटालिस्ट का जब भी नाम आएगा याद रखना बिचौनिया। एक किसका काम करता है जी, बिचौनिया का। और बिचौनिया का काम आपको पता ही है कि झगड़ा लगाना होता है, झगड़ा करना नहीं होता है। तो कैटालिस्ट आएगा तो क्या करेगा, जिसमें बीच वाला जो आदमी होता है वो क्या करता है, या तो झगड़ा को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है, दोनों को काम कर ही सकता है, दूसरा तो काम वो कर नहीं सकता है। तो इसीलिए कैटालिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देना या फिर घटा देना। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, हैलोजन ऑक्सीकारक की बात आएगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग हम जानते हैं कि हेल्प किसको करता है, रिडक्शन का। और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। और इलेक्ट्रॉन का गेन किसको, मतलब कि कौन अच्छा से कर सकता है, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक हुआ, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। यानी कि आपको याद नहीं है कि इसको बस याद रखने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम चाहिए। तो यहाँ हमारा किसको कर रहा है, एफ, सी एल, बी आर और आई। एफ का कितना होता है 4.0, इसका कितना होता है 3.0, इसका कितना होता है 2.8, इसका कितना होता है 2.5। तो आंसर कौन हो जाएगा, एफ। क्लियर है। आई होप कि टाइम तो कुछ ज़्यादा ही लगा है, बट आपको यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह नहीं कराना है 1 का है 2 का भी, इसलिए तो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि आपको साथ ही साथ केमिस्ट्री को रिवीजन करना है। आई होप कि अप्रॉक्स 6 वीडियो लेक्चर में आपको 80% केमिस्ट्री रिवीजन करा देंगे। प्लस साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी वीडियो का, मतलब कि जो भी लेसन है उसका वीडियो बना के उसको डाला जाएगा। आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको डेली बाय डेली मिलते रहे। आई होप कि आपका रिजल्ट का जो स्कोरिंग हुआ बेहतर हो, और बेहतर होगा ही, और डेली बाय डे आप क्लासेस यदि अटेंड करते हैं तो। थैंक यू, ओके बाय।